आज अरिस्टोटल के ऊपर जो हमारा डिस्कशन है उसको है, तो उसमें थोड़ा सा ब्रीफिंग हो जाए एक बार, फिर जो डिस्कशन है उसको ओपन कर दिया जाएगा। तो अगर किसी को कोई डाउट होगा या कुछ होगा तो उस पर आप अपने आंसर या कि अपना वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो अरिस्टोटल जैसा कि सभी जानते हैं कि एक ग्रीक थिंकर था। और अरिस्टोटल बेसिकली प्लेटो का शिष्य हुआ करता था। तो जो सारी चीज़ें सीखी हैं इसने प्लेटो से ही सीखी हैं। लेकिन इसने प्लेटो को से चीज़ें सीखी हैं, लेकिन ये ग्रेटेस्ट डिसाइपल कहा जाता है प्लेटो का। लेकिन उसके साथ साथ ये ग्रेटेस्ट क्रिटिसाइजर भी है ये। तो ये प्लेटो को जाके क्रिटिसाइज भी करता है। तो कहता है कि मेरे लिए प्लेटो तो डियर हैं, लेकिन ट्रुथ मेरे लिए ज़्यादा डियर है। तो अगर कहीं पर प्लेटो और ट्रुथ में चुनने की बात आई तो मैं ट्रुथ को ही चुनूंगा। इसलिए इसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये एक ऐसा पीटर है जिसने अपने मास्टर को डिनाई कर दिया। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। और जैसे मैंने ये पूरा देखो इसका समरी बनाई है, तो इतने पूरे समरी में आप लोग पूरा एक थिंकर्स कवर कर सकते हैं। मतलब अब सोच लो, ये एक डेढ़ पन्ने का पूरा ये है, इतने में पूरा एक थिंकर आ जाएगा। तो ये भी एक सारे मतलब एक करके थिंकर है ना सर, मतलब इसमें सारे सारे थिंकर्स हैं। तो मैंने एक पूरे पीडीएफ है ना, आज से ये सोचा है, तो इसमें से आज स्टार्ट करेंगे। तो जैसे प्लेटो है, इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। और जो अरिस्टोटल है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। जबकि जो प्लेटो था उसे फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है। तो चूंकि जो प्लेटो था वो दर्शन की बात करता है, वो आइडियाज़ की बात करता है, और वो केवल और केवल परलोक की बात करता है, यानी वर्ड ऑफ गॉड की या वर्ड ऑफ आइडिया की बात करता है। इसलिए उसकी जो वे ऑफ थिंकिंग है या उसकी जो थ्योरी प्रमाउंट करने की शैली है वो हमें फिलासॉफिकल लगती है। इसलिए वो फादर ऑफ फिलासफी है या फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलासफी है। फादर ऑफ फिलासफी सुकरात है। तो इसने पहली बार पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाया, या कि इसने पहली बार जो पॉलिटिक्स है उसको दर्शन से अलग करने का काम किया। इसीलिए इसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है अरिस्टोटल को। और ऐसा उसने कैसे किया? तो उसने जो लॉजिक है या जो साइंटिफिक थिंकिंग है उसको वेस्टर्न फिलॉसफी में इंट्रोड्यूस किया। और इसके माध्यम से उसने पहली बार पॉलिटिक्स को जो फिलॉसफी का एक पहले पॉलिटिक्स को फिलॉसफी के एक ब्रांच के रूप में पढ़ाया जाता था अरिस्टोटल के पहले तक। फिलॉसफी जो पॉलिटी है उसको फिलॉसफी के एक ब्रांच के रूप में, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसे अपनी 9वीं जो यूनिट है तो उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जो पॉलिटिकल साइंस है उसके एक ब्रांच की तरह हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे ही पॉलिटी का स्टेटस था, वो फिलॉसफी की एक ब्रांच की तरह पढ़ाई जाती थी। लेकिन यहाँ से अरिस्टोटल से इसको एक स्वतंत्र रूप मिलता है, और पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस अपने आप में एक स्वतंत्र विषय बनकर सामने उभरता है। फिर इसने कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था प्लेटो के बारे में, तो हमने उसकी मेथोडोलॉजी को बेसिकली नहीं समझा था। तो जो प्लेटो की जो मेथोडोलॉजी थी वो डिडक्टिव थी। डिडक्टिव इन द सेंस कि वो पहले जर्नल से वो स्पेसिफिक की ओर जाता है, यानी पहले वो जर्नल स्टेटमेंट देगा। फॉर एग्जांपल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक। अब यहाँ से हम उसको सिद्ध करेंगे बाकायदा स्टेप बाय स्टेप। तो ये होता है डिडक्टिव मेथड, कि आप पहले एक स्टेटमेंट दे देते हैं, जैसे प्लेटो देता है कि फिलासफर किंग होगा, और फिर वो न्याय की व्यवस्था की बात करेगा, शिक्षा पद्धति की बात करेगा, और जो उसके थ्योरी ऑफ मतलब आइडिया का सिद्धांत है ये सब देगा। तो पहले वो एक स्पेसिफिक सोच लेता है, आदर्श राज के बारे में पहले प्लेटो सोच लेता है, फिर उसके बारे में तथ्य देना स्टार्ट करता है। तो यही होता है कि जो डिडक्टिव मेथड होता है, इसे डिडक्टिव मेथड को क्या कहेंगे हिंदी में? आगमनात्मक। और एक ये तो इंडक्टिव मेथड को आगमनात्मक, शायद सर वो निगमन हाँ, निगमनात्मक मेथड या उसको कहा जाता निगमनात्मक है ना, सर वो। निगमनात्मक। और जो ये अरिस्टोटल है, इसको आगमनात्मक इसका मेथड है, यानी कि ये पहले स्पेसिफिक, आगमनात्मक मतलब स्पेसिफिक से ये जर्नल की तरफ बढ़ेगा। मतलब ये एक घटना देखेगा, फॉर एग्जांपल ऊपर से कोई सेव गिरा, एक सेव गिरा, दो सेव गिरे, तीन सेव गिरे, तो वो जनरलाइजेशन कर देगा स्पेसिफिक घटनाओं से, स्पेसिफिक इंसिडेंसेस से, कि ऊपर से अगर कोई चीज़ गिरती है तो वो नीचे ही आती है। तो यही है इसमें। फिर इसमें जो डिडक्टिव मेथड है, और ये एम्पिरिकल मेथड, यानी कि
इसका जो मेथड भी था, हमने देखा है कि ये 150 तरह के संविधानों को पढ़ता है, और इसका जो ऑब्जर्वेशनल मेथड था, ये एम्पिरिकल यानी कि ये तथ्य पर या फैक्ट पर ज़्यादा फोकस करता था। इसलिए इसकी जो इसके वर्ग थे ये ज़्यादा ऑथेंटिक थे। ये केवल दर्शन पर बात नहीं करता था, ये प्रैक्टिकल Authentic है माने ना, जाते प्रैक्टिकल जी, भी चीज़ों की बात तुलनात्मक चीज़। करता था। फिर ये मेटाफिजिक्स का भी ये जी, एक जो मेटाफिजिक्स क्या होती है, जब हम लोग इस वर्ल्ड के बियॉन्ड जब चीज़ों को अध्ययन करते हैं तो वो मेटाफिजिक्स कहलाती है, इस वर्ल्ड के बियॉन्ड। तो उसने उस जो फिलॉसफी की ब्रांच है उस पर भी काम किया है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और अरिस्टोटल ने एथेनियन स्कूल फाउंड किया था जिसका नाम था लीसम, या लीसियम उसको कहा जाता था। और जो प्लेटो ने जो जी, एक खोली थी उसका नाम क्या था? एकेडमी के एकेडमी थी। तो यही एकेडमी है ना। एकेडमी अब फिर जो आगे हम इसमें देखते हैं कि जो इसने जो प्लेटो का यूटोपिनिज्म था, यानी कि जो केवल वो आइडियाज़ की बात कर रहा था, आदर्श राज की बात कर रहा था, फिलोसफर किंग की बात कर रहा था, जो उसको बाद में एहसास हुआ कि ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आदर्श नगर है ये केवल बादलों का राज्य है, और रियलिटी में हम लोग एक ऐसे शासक की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो 50 साल रिगोरस शिक्षा ले और फिर जाके वो राजा बने, और फिर वो उसको सारी शक्तियाँ दे जाएं और वो निरंकुश भी ना बने। तो इसलिए वो जो प्लेटो है उसके आदर्शवाद को, या जो उसका यूटोपिनिज्म था, उसको वो रेशनल थ्योरी में यानी प्रैक्टिकल थ्योरी में, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हम वास्तव में व्यवहार में ढाल सकते हैं। अब जो आगे चल के वो पॉलिटी का कॉन्सेप्ट देगा, तो पॉलिटी एक जो शासन होगा वो मिडिल क्लास का शासन होगा। तो एक ऐसा शासन जहाँ पर अमीर भी कम हैं और गरीब भी कम हैं, तो मिडिल क्लास का शासन है। तो ये जो थ्योरी है वो आप समझ सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जी अब जो इसके जो विचार हैं स्टेट के पे, उसको भी देख लेते हैं। तो उसका मानना था कि जो स्टेट है वो नेचुरल है यानी प्राकृतिक है, और ये जो फैमिली है या कि जो इंडिविजुअल है उनसे प्रायर है। प्रायर इन द सेंस और कि अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए, तो अगर हम सोचें तो पहले तो मनुष्य आया होगा ना, उसके बाद स्टेट की कल्पना की गई होगी या स्टेट आया होगा। लेकिन अगर जी टिलोस पर देखा जाए, ये टिलोस की बात करता है, जो इसका की टर्म है यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है टिलोस, इसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर पर्पजफुली देखा जाए कि एक व्यक्ति जी के व्यक्ति होने का पर्पज कहाँ पूरा होता है, स्टेट में पूरा होता है, जब वो स्टेट में आ जाता है। तो भले ही क्रोनोलॉजिकली व्यक्ति पहले आया है, लेकिन एक व्यक्ति जब व्यक्ति बनता है, उसको हम पशु से अलग कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं? जब वो स्टेट में आता है, जब स्टेट के लॉज में आता है, या स्टेट के अंतर्गत जब वो, जहाँ पर उसकी सारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। फिर ये कहता है कि स्टेट इतना जी थोड़ा सर आवाज ब्लफ कर रही है, अगर आप देख लें। हम्म, इसमें नेटवर्क का इशू हो सकता है। अब देखिए जरा, आ ठीक है, रही है। अब ठीक आ रही है। जी जी आ रही है सर, आ रही तो इसमें अब आगे ये बोलता है कि स्टेट इतना बड़ा होना चाहिए, मतलब इतना ही बड़ा होना चाहिए कि उसे सेल्फ सफिशिएंसी इंश्योर हो जाए। तो जैसे भारत में अब दिल्ली जैसे है, दिल्ली महानगर है ना, लेकिन वो इतना मतलब उसमें इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि उसकी अब सेल्फ जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, बेसिकली किसी भी जो स्थान होता है उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो जो दिल्ली की कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जो उसका क्षेत्रफल है उस हिसाब से वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और वो भी आगे ये भी कहता है कि वो इतना जी छोटा होना चाहिए कि जिससे कि गुड गवर्नमेंट या गुड गवर्नेंस इंश्योर की जा सके। तो स्टेट इतना बड़ा भी ना हो जाए कि जैसे रोमन तो साम्राज्य बड़ा था। इतना होना चाहिए। हाँ, जैसे रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि इतना विस्तृत हो गया था कि उस पर प्रशासन करना ही असंभव हो गया जी था। जैसे मुगल साम्राज्य क्यों ढह गया? जी क्यों? शासन ही नहीं। है ना, क्योंकि इतना बड़ा हो गया कि अब उस पर गवर्नेंस जी जी नहीं की जा सकती थी। तो जैसे ही औरंगजेब गया, एक जी अच्छा लीडर गया, तो फिर वो ताश के पत्तों की तरह गिर गया। तो वो अगर कहीं पर उत्तर भारत में ही मुगलों का राज्य होता, जी तो हो सकता है कि वो चीज़ों को मैनेज कर लेते। तो ऐसे बहुत सारे एम्पायर्स ऐसे ढह जी गए, जी क्योंकि वो इस जो मेथड है उसका पालन नहीं करते हैं। और फिर ये आगे जी कहता है कि स्टेट जी जी हाईएस्ट और कम्प्रिहेंसिव एसोसिएशन है,
है ना, कम्प्रिहेंसिव ह्यूमन एसोसिएशंस है, यानी कि जैसे बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल इंस्टीट्यूशन हो गए, सोशल एसोसिएशंस हो गए, हमारी फैमिली के एसोसिएशंस हो गए, इकोनॉमिक एसोसिएशंस होते हैं बहुत, जैसे फिक्की का नाम आपने सुना होगा। फिर पॉलिटिकल एसोसिएशंस होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी हो गई वो। उनमें भी जो सबसे श्रेष्ठ जो एसोसिएशन होता है वो राज्य होता है। राज्य सबसे बड़ा एसोसिएशन होता है ना। हाँ, राज्य हर चीज़ को देखता है, वो पॉलिटी को भी देखता है, वो इकोनॉमिक्स को भी देखता है, वो इन्वायरमेंट को भी देखता है, वो हर चीज़ को देखता है। तो स्टेट सुपर इंस्टीट्यूशन है। सुपर, अब चूंकि हम लोग जो पॉलिटी है, जो सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स है, उसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? और सर इसमें एक चीज और सर ऐड करना चाहेंगे कि सर मतलब जैसे जो ये इसलिए पॉलिटिकल साइंस को मास्टर ऑफ साइंसेस भी कहा जाता है, क्योंकि राज्य सबसे बड़ा है और राज्य का भी जिसमें अध्ययन होता है वो पॉलिटिकल साइंस है। वही चीज़ मैंने अभी जो प्रश्न पूछा था कि जो स्टेट है, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का संदर्भ किस, मतलब पॉलिटिक्स रिलेटेड किससे है? स्टेट से रिलेटेड है। स्टेट में ही ना पॉलिटिक्स होगी। तो चूंकि पॉलिटिक्स स्टेट से रिलेटेड है इसलिए, और स्टेट हर जगह है, एक राज्य हर जगह होता है, इसलिए ये मास्टर साइंस है। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप केवल इकोनॉमिक मैटर को देखेंगे, लेकिन अगर स्टेट को पढ़ेंगे आप तो पॉलिटी हर चीज़ को डिसाइड करती है। आप अभी भी अगर संदर्भ देख लें तो जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वही इकोनॉमिक्स को भी देखेगा, वही ज्योग्राफिकल जो हमारे एरिया हैं उनको भी कंट्रोल करेगा, वही जो सोशल इंस्टीट्यूशन है या सोशल जो रिफॉर्म है वो स्टेट ही लाएगा। तो जब स्टेट ही हर जगह है तो ये सुप्रीम इंस्टीट्यूशन हो गया। अब चूंकि हम पॉलिटिक्स में अध्ययन किसका करते हैं? स्टेट का करते हैं, इसलिए पॉलिटी मास्टर साइंस हो गया। यही बात है। और फिर आगे चल के हम देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है जो कि मिडिल क्लास से रूल्ड होगी, बेसिकली ये पॉलिटी की बात करता है। ये पॉलिटी की बात करता है, ये कहता है कि मिडिल क्लास का रूल है पॉलिटी। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास के पास ना तो इतनी गरीबी होती है कि वो है ना, आदमी दो स्थितियों में अपराध या कि चीज़ें गलत करने की कोशिश करता है। या तो बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति गरीब हो, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अपना पेट भरने का, तो वो गलत काम कर सकता है। और दूसरा आदमी जब अहंकारी हो जाता है ना, जब आपके पास बहुत पैसा हो गया कि देख लेंगे तो वो है ना, तब वो फिर अपने हिसाब से है ना, तब वो निरंकुश हो जाता है, लोगों को नहीं कुछ समझता है। पर लेकिन जो मिडिल क्लास है उसके अंदर दोनों वाला बंदा है ना, जो मिडिल क्लास है हम लोग तो मतलब हर चीज़ समझते हैं। और मतलब हम लोग अगर हाइपर भी होते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं होते कि किसी का नुकसान कर दें या कुछ कर दें। तो ये बात है। फिर जो आगे है अरिस्टोटल क्या कहता है कि अगर कोई, अब जैसे यहाँ तक हमने उसकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, स्टेट के बारे में क्या बोलता है, ब्रीफ डिस्कस कर लिया है। अब अंदर वो आपको घुसना है, और आगे जब 10-5 मिनट के बाद ये डिस्कशन ख़त्म होगा तो उसमें आपको अपने क्वेश्चन उसमें से डालने पड़ेंगे। हम यहाँ पर ब्रीफ बता रहे हैं क्योंकि ये जो वीडियोस मैं यूट्यूब में डालता हूँ तो थोड़ा सा जो इसको देखे उसको भी कुछ समझ में आए या कुछ मिले उसको, नहीं तो कोई क्यों ही देखेगा। तो ये बात है। तो इसमें अब अपन इसके थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन में आते हैं। तो उसका मानना है कि कोई भी चेंज अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो रिवोल्यूशन का कारण बन सकता है। और सबसे प्राइम रीज़न जो रिवोल्यूशन का होता है वो फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी होती है, जब हमें असमानता का एहसास होता है, जब है ना, हाँ, जब जो समान व्यक्ति हैं उन्हें असमानता के साथ ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मतलब एक क्लास है, ऐसे हम लोगों ने सभी ने JRF क्लियर किया, ठीक, लेकिन हमको नेट की तरह ट्रीट किया जाए या हमें उतना सम्मान न मिले जो दूसरे को मिल रहा है, तो हमारे अंदर एक है ना, कहीं ना कहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मान लो मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, मैं अच्छा डॉक्टर हूँ, लेकिन उतना ही पैसा, उतने ही पद सम्मान एक कंपाउंडर को भी मिल रहा है, तो यहाँ पर फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी होगी। फिर अगर जो है तो और अनइक्वल्स को भी अगर इक्वल ट्रीट किया जाता है, उसमें भी फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी डेवलप होती है। और जो या तो राज्य किसी को बहुत ज़्यादा फेवर करे, है ना, कभी कभी होता है कि राज्य किसी स्टेट को या कि किसी व्यक्ति को फेवर करती है, तो वहाँ भी फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी होती है। तो जो प्राइम रीजन है रिवोल्यूशन का वो फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी है, और इसको कर्ब करने के लिए
वो कहता है कि जो संपत्तियों का बंटवारा होगा वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जस्ट होना चाहिए और जो अमीर व्यक्ति हैं, अमीर सेक्शन है, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जिससे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिवोल्यूशन होने की संभावना न रहे। फिर जो अरस्तु है ये ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट पर बिलीव करता है, यानी कि जो राज्य है एक इंडिविजुअल की तरह होता है, जिसकी बॉडी होती है, जिसके अपने हाथ पैर सब होते हैं, और वो पैदा होता है, बढ़ता है और विकास करता है। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का मतलब यही है, राज्य का आंगिक सिद्धांत, मतलब जो स्टेट है वो एक इंडिविजुअल की तरह है, जो फलता है, फूलता है और बढ़ता है और आगे प्रगति करता है। फिर अरिस्टोटल में हम लोग गोल्डन मीन की थ्योरी देखते हैं कि वो दो एक्सट्रीम्स की बात, दो जो एक्सट्रीम्स हैं उनके बीच की बात करता है कि ना तो बहुत ज़्यादा अमीरों का शासन हो तो है ना तो अरिस्टोक्रेसी हो, और ना ही इग्नोरेंट पुअर्स का शासन यानी डेमोक्रेसी हो, बीच में आप पॉलिटी लाओ। तो आप जैसे मान लो कि आपसे कोई बहुत ज़्यादा दमदार व्यक्ति है, तो आप अब ऐसा नहीं है कि जाके सीधे उससे भिड़ जाएं, और जाके आप खाली से भिड़ जाओ, तो ये क्या होगा, ये आपका दुस्साहस होगा। और आप अगर उसका किसी प्रकार से विरोध भी ना करो, आपको चांटा मारता है, कुछ भी करता है, तो आप उसको सह लो, तो वो कायरता हो गई। तो इसके बीच में अपन को रहना है कि अपन कायर भी ना रहें, अपन दुस्साहसी भी ना रहें, है ना, बैलेंसिंग अप्रोच। बेसिकली जो बुद्धा बात करता है गोल्डन मीन की, जो मध्यम मार्ग की बात करता है, ये वही चीज़ है कि दो एक्सट्रीम्स के बीच। पहले बुद्धा क्या करे, पहले वो शुरू में गए, खूब तपस्या किए, खूब घोर तपस्या की, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि लोग मतलब ऐसे तपस्या कर रहे थे, है ना, हाँ, तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ और क्या हो रहा है। तो वहाँ से फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया कि चलो ठीक है, अगर भूख लगी है तो फल पत्ते फूल पौधियाँ हम खा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भूखे ही रहेंगे। तो वहाँ से मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट आता है। फिर ये जो अरिस्टोटल है, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है कि हमें जो ऑनर्स हैं यानी पद हैं और जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक जस्ट प्रोसेस के तहत या अच्छे से मतलब करना चाहिए, जिससे कि फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी डेवलप ना हो। और जो मतलब सर आंतरिक न्याय और बाह्य न्याय दोनों हो जाता है। हाँ, और इसमें फिर जो बेसिकली जो अरिस्टोटल है ये स्लेवरी को डिफेंड करता है, और स्लेवरी के बारे में, स्लेवरी को ये अच्छा नेचुरल इंस्टीट्यूशन मानता है, और कहता है कि जो स्लेवरी है वो होनी चाहिए। और हालांकि जो इसका, है ना, हालांकि जो इसका विचार है स्लेवों के प्रति वो इमेंसिपेटरी है, यानी ये कहता है कि अगर एक अच्छे मास्टर की कंपनी में कोई स्लेव है जो अच्छी क्वालिटी डेवलप कर लेता है, तो एक मास्टर की जिम्मेदारी है कि उसे मुक्त कर दे। तो हाँ, तो इसको थोड़ा सा और आप स्पेसिफिक पढ़ सकते हैं नोट्स से या उसमें, अब बहुत ज़्यादा इसमें समझाने का कुछ नहीं है। और दो स्लेव दो प्रकार के होते हैं, तो कन्वेंशनल जो स्लेव होंगे वो प्रिजनर्स ऑफ वार होंगे, जो युद्धबंदी टाइप के व्यक्ति होते हैं, और कुछ नेचुरल स्लेव्स होते हैं, वैधानिक, हाँ, कुछ नेचुरल स्लेव्स होते हैं जिनका, कुछ नेचुरल स्लेव्स होते हैं उनको, इस कैसे हटेगा यार, ये तो कुछ नेचुरल स्लेव्स होते हैं, दिख रहा है ये, हाँ सर दिख रहा है, आ रहा, क्लियर हो रहा, हाँ ठीक है। तो जो आ रहा है जरा, हाँ, तो जो नेचुरल जो स्लेव्स होते हैं उनमें रीजन नहीं होता है, तो जो व्यक्ति जिसके अंदर रीजन नहीं होता है, तो वो एक जो दूसरा व्यक्ति हो गया, मास्टर होगा, उसी के रीजन से काम करेगा ना। जिसके अंदर अब रीजन ही नहीं है तो उसका बुद्धि नहीं, और उसके पास शारीरिक बल तो होगा, तो उस शारीरिक बल का उपयोग जो मास्टर है वो अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए या जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर करने के लिए करेगा। तो यहीं से इसका जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आता है कि वही व्यक्ति सिटीजन बनने के योग्य होगा जिसके पास अवकाश होगा, जिसके पास अवकाश होगा, इन द सेंस कि जो स्लेव है वो घर के काम कर लेगा, तो ये घर वाले काम से या जो दैनिक चीज़ें होती हैं उनसे मुक्त रहेगा। जब व्यक्ति इन चीज़ों से मुक्त हो जाता है तो सर्वहारा वाला वो नहीं है सर, सर्वहारा वाला दास नहीं है सर, नहीं, ये इसका दास, फैक्ट्री वाला दास, फैक्ट्री में काम नहीं करता है, ये घरेलू दास, हाँ, घरेलू दास है, आपके छोटे मोटे काम करेगा, थोड़ा बहुत खेती वगैरह, आपके कपड़े वपड़े प्रेस करा देगा, वैसा वाला दास है। तो और जो ये कहता है आगे चल के कि जो स्लेवरी है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब दोनों के लिए अच्छी है। एक तो मास्टर को अवकाश मिल जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर लेगा, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभा लेगा, और स्लेव के लिए भी है कि अगर एक अच्छे, मतलब ये कहते हैं ना कि संगत का असर होता है,
अगर आदमी किसी अच्छे व्यक्ति के संगत में रहता है तो वो अच्छा बन जाता है। तो यही बात है कि अगर वो एक अच्छे व्यक्ति के संगत में, गुड मास्टर की कंपनी में रहते रहते एक ऐसा टाइम आएगा कि वो अपना जो रीजन है वो डेवलप कर लेगा। तो अगर एक स्लेव ने रीजन डेवलप कर लिया तो फिर उसको मुक्त कर देना ये मालिक का कर्तव्य होगा। फिर यहीं पर जो ये टिलोस की हमने बात की थी ना, कि हर चीज़ का कोई ना कोई एक टिलोस होता है, हर व्यक्ति का या हर वस्तु का एक टिलोस इन द सेंस कि कोई ना कोई पर्पज होता है, हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है जीवन में। तो फॉर एग्जांपल जैसे राज्य है तो उसका लक्ष्य क्या है कि हमें वो नैतिक बनाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये यूडोमिनिया यानी कि हैप्पीनेस हमें दे, है ना, आत्मनिर्भर बनाए, सेल्फ रिलायंट बनाए और हमें हैप्पीनेस दे। तो बेसिकली यहाँ पर ये 4 कॉजेज़ की बात करता है। मटेरियल कॉज, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मान लो कोई पत्थर है तो पत्थर का मटेरियल फॉर एग्जाम्पल संगमरमर है तो पत्थर में मटेरियल कौन सा है, संगमरमर हो गया। अब उसका जो नेक्स्ट इसमें सेकंड होगा आई थिंक फॉर्मल एफिशिएंट कॉज होगा। एफिशिएंट कॉज इसमें जो व्यक्ति उसको बनाएगा, फॉर एग्जांपल जो जैसे मान लो मूर्तिकार है तो पत्थर को, संगमरमर को, अब उसके दिमाग में अपने सोचेगा कि हमें क्या बनाना है इसका, तो पत्थर को, संगमरमर को वो फर्श में भी लगा सकता है और उसे मूर्ति भी बना सकता है। तो वो हो गया एफिशिएंट कॉज। फिर जब वो मूर्ति को अपने दिमाग में सोच लेगा कि हमें, जैसे मान लो अभी राम मंदिर का बना तो उसमें वो किस तरह की मूर्ति बनी, तो उसको जब अपने दिमाग में वो फॉर्मली सोच लेगा तो ये होता है फॉर्मल काज। और जब वो उसको बना देता है, मूर्ति जब बन गई पूरी, तो वो होता है फाइनल कॉज। तो इसी तरह राज्य का भी अपना मटेरियल कॉज होता है, फॉर्मल कॉज होता है और एफिशिएंट और फाइनल कॉज होता है। किसी भी चीज़ का, हर व्यक्ति का, हर वस्तु का अपना एक उद्देश्य होता है। और इसमें वो गति का भी, जब हम लोगों ने बेनीवाल सर की नोट्स को पढ़ाया था उसमें तो बताया था कि हर व्यक्ति तब तक गति में रहती है जब तक कि उसका जो फाइनल कॉज है वो अचीव नहीं हो जाता है। जी। तो अच्छा, एक सर थोड़ा इसमें और सर, जैसे पहले हुआ सर थ्योरी, यानी हो गया सिद्धांत पे काम करना, फिर इसका उत्पादन, फिर इसको एग्जीक्यूट करना, यानी यही कहना अगर देखें हम चाह रहे हैं। जी जी। और फिर इसमें थोड़ा सा इसमें और है कि ये यूडोमेनिया की बात करता है, यानी कि ये हाईएस्ट ह्यूमन गुड है। यानी यूडोमेनिया एक ग्रीक शब्द है बेसिकली, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस या हाईएस्ट ह्यूमन गुड। हम अपनी जो हैप्पीनेस है तो उसको ये बेसिकली यूडोमेनिया कहता है। और राज्य का यूडोमेनिया क्या है? राज्य का यूडोमेनिया क्या है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सेल्फ, जो है ना, सेल्फ सफिशिएंसी इंश्योर करे और लोगों को नैतिक बनाए। ये है राज्य का यूडोमेनिया। और एक व्यक्ति का यूडोमेनिया क्या है कि वो हाईएस्ट, है ना, नॉलेज। और एक व्यक्ति का जो यूडोमेनिया होता है वो हैप्पीनेस होती है कि हम हैप्पीनेस कैसे अचीव करें। और जो ट्रू हैप्पीनेस है उसको ये बताता है, जैसे बोलता है कि ट्रू हैप्पीनेस हम कब अचीव करेंगे, जब हम लोग रियल नॉलेज या ट्रू नॉलेज को जान जाएंगे। ये वाला नॉलेज नहीं कि ऐसा नॉलेज जिसे से किया जा सके या जिसे तुरंत परिवर्तित किया जा सके। ऐसा नॉलेज जो ऐसी चीज़ों का नॉलेज होगा जो उस जगत की चीज़ें होंगी जो प्लेटो बताता है। ये बेसिकली जो अरिस्टोटल ये मैटर और आइडिया दोनों को महत्वपूर्ण मानता है ना। तो ऐसी चीज़ों का नॉलेज जो स्थायी हो तो तब हैप्पीनेस अचीव होती है। फिर लास्ट में यही है कि इसने प्लेटो को आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ किया है। और इसमें जो मैंने शुरू में बोला था कि अगर प्लेटो मेरे लिए फ्रेंड है तो जो ट्रुथ है वो ग्रेटर फ्रेंड है। अगर प्लेटो और बेसिकली अगर अरिस्टोटल मतलब प्लेटो और ट्रुथ में किसी एक को चुनना हुआ तो मैं प्लेटो को चुनूँगा। फिर जो सेवाइन है ये कमेंट करता है कि अरिस्टोटल का जो आइडियल स्टेट है वो प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट है। यानी कि प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट क्या था? जी सर, प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट कौन सा था? प्लेटो का सर सेकंड बेस्ट स्टेट, एक तो फिलॉसफर किंग वाला जो रूल करने वाला था वो बेस्ट स्टेट था उसका आइडियल स्टेट, लेकिन वो सेकंड बेस्ट स्टेट की भी बात करता है। सेकंड स्टेट तो सर दिमाग से निकल रहा। उसने जो सेकंड अपनी पुस्तक लिखी थी द लॉज, उसमें वो बताया था कि एक ऐसा स्टेट जो रूल्स के माध्यम से जो डेवलप होगा।
तो अरिस्टोटल भी रूल्स की बात करता है। तो जो अरिस्टोटल का आइडियल स्टेट है जो कि रूल्स से गाइडेड होगा, वो प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट था। और फिर इसके जो महत्वपूर्ण वर्क हैं, पॉलिटिक्स है, निकोमेकियन एथिक्स है, यूडोमेनियन एथिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस है। और इसमें चीज़ों को मैंने धीरे धीरे मतलब ये जो कीवर्ड हैं इनके माध्यम से ही पूरी जो चीज़ें हैं उनको समझाया है। तो अब यहाँ से समझाने का जो वो है वो ख़त्म होता है। अब मैं इसको प्लेटफॉर्म को ओपन करूँगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। मतलब सर ये था कि ये पूछ रहे थे, एक सेकंड। जैसे मतलब सर ये पूछ रहे थे कि जैसे कहीं ना कहीं ये कहना सही होगा कि अरस्तु ने जो भी मतलब कुछ किया वो पूरे तरीके से मतलब प्लेटो के प्रभाव से ही मतलब फिर उसने अपने विचार मतलब देना चालू किए, या फिर वो खुद ही अपनी चीजों को गढ़ता गया? बेसिकली जो अरस्तु है उसको एक कोई थिंकर है उसको क्रिटिसाइज भी करता है कि जो ये अरस्तु है ये समन्वयवादी। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी नहीं आ रही। हाँ, तो बेसिकली जो अरिस्टोटल एक थिंकर था उसने क्रिटिसाइज भी किया है कि जो अरिस्टोटल है ये बेसिकली कोई मौलिक थिंकर नहीं है, इसने चीज़ों को उठाया है। तो जिसने अपना जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है 158 तो मतलब तो उसने द लॉज से उठाया है प्लेटो के। फिर इसकी जो थ्योरी ऑफ आइडिया है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स ये देता है, तो थ्योरी ऑफ आइडिया से उठाता है प्लेटो को। तो इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि कोई मौलिक थिंकर नहीं है, इसके अपने कोई मौलिक विचार नहीं थे। ये जो पहले चीज़ें थी उन्हीं को ये सिंक्रोनाइज करके पूरा मतलब चीज़ें दे देता है। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन है उसकी अपनी थी, उसने उसमें बातें की है। फिर जो क्लासिफिकेशन है, जो आधार है प्लेटो का और अरिस्टोटल का, दोनों अलग वाला भी सर कह सकते हैं, है ना। और जो पॉलिटी का वो कॉन्सेप्ट देता है, तो गोल्डन मील तो सर पूरा अलग ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, गोल्डन मील वाला भी सर किसी से लिया गया नहीं है, वो भी अपने आप में एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट है मतलब। यही है। और कोई क्वेश्चन हो? निधि, आपके पास है कोई क्वेश्चन? जी निधि, आपके पास है कोई क्वेश्चन? सर मतलब जी चलो आप बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि मतलब जैसे एक तो क्या है सर कि जितना मतलब आज मतलब थोड़ा जितना ज्यादा मतलब बन रहा था वो आज पूरा आप ही ने मतलब ब्रीफ कर दिया, तो स्कोप बहुत कम दिख रहा है वैसे तो कुछ पूछने का। मतलब जैसे सर विधि का शासन एक मतलब इसका है, विधि का शासन, तो सर ये मतलब लॉ को सुप्रीम रखता है। मतलब सर लगभग आज तो लग ही नहीं रहा, मतलब सर कोई जैसे मतलब डाउट है आप सर कुछ मतलब जैसे पूछ लीजिए अगर आपको लगता है कि इसमें। अब जैसे अरिस्टोटल है उसमें जो मेन चीज़ें हैं, तो ये तो जो मैंने बताया है, जैसे मैंने एक वो भी दिया है आप लोगों को फॉर्मेट की, इसमें इस फॉर्मेट में एक थिंकर्स को एक पेज में सजोया जा सकता है अगर हमको उसके पीछे का कंटेंट पता है। तो जैसे वो बोलता है कि स्लेवरी नेचुरल है, तो इतना बोलने के बाद अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो उसका संदर्भ आप समझ जाएंगे कि स्लेवरी नेचुरल क्यों है, क्योंकि ये ज़रूरी है मास्टर के लिए। और कुछ व्यक्ति जन्म से ही बाय नेचर वो स्लेव पैदा होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही बाय नेचर मास्टर पैदा होते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर रीजन नहीं होता है वो जन्म से ही स्लेव होते हैं, और जिनके अंदर रीजन होता है वो जन्म से मास्टर होते हैं। और यही वर्तमान में जो संदर्भ है, आगे चल के हम लोग जिनमें नहीं पाई जाती है वो है ना, जो एलिट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, जो एलिटिज्म का कॉन्सेप्ट है, आगे चल के पढ़ोगे आप लोग, तो उसमें भी फॉक्स और जो लायन है उसका संदर्भ आता है कि कुछ लोग रूल करने के लिए बने होते हैं, कुछ लोग है ना, मतलब कुछ लोग हमेशा रूल करने के लिए बने होते हैं और कुछ लोग रूल्ड होने के लिए बने होते हैं।
तो ये कैटेगरी तो है ही, लेकिन वर्तमान में जो स्लेवरी है उसका जो अरिस्टोटल है उसकी बातों को माना नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक अच्छी व्यवस्था नहीं है ना। हर जगह से इसका दमन हो ही चुका है, तो वर्तमान में तो इसकी प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन हाँ, जो इसने संदर्भ लिया है कि एक व्यक्ति जिसके अंदर रीजन नहीं है वो दूसरे मास्टर के कंपनी में रह के अपने रीजन को डेवलप कर सकता है, उसको अपन आज के समय में देख सकते हैं। जैसे हम लोग भी जब नॉलेज नहीं रहता है एज ए स्टूडेंट, तो हम लोग दूसरे कंपनी में जाते हैं और सीखते हैं, और जब हम लोग सीख जाते हैं तो हम इवन अपने मास्टर से भी अच्छा कर सकते हैं। तो वो एक प्रोसेस तो है ही। तो यही है इसमें। अब और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो अरिस्टोटल के बारे में। सर जैसे इसका मतलब सबसे ट्रिकी पोर्शन मतलब क्या है सर, जिसको थोड़ा सा कह लें कि समझने में भी थोड़ा सा ट्रिकी लगता हो, या मतलब कोर पार्ट इसका जो हो के ये तो मतलब अछूता ही नहीं रहना चाहिए अरस्तु से कम इतना? अरस्तु का बेसिकली वही है, जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन का संदर्भ लिया है, जो 158 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशंस को उसने क्लासिफाई किया है, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि उसमें उसने किस चीज़ को बेस्ट माना है। पॉलिटी को जैसे उसने बेस्ट माना है, तो पॉलिटी को क्यों बेस्ट माना है, क्योंकि ये मिडिल क्लास का रूल है। फिर जो दूसरा इसमें संदर्भ है, रिवोल्यूशन की बात करता है ये। तो रिवोल्यूशन आखिर क्यों होंगे, तो रिवोल्यूशन होंगे इनइक्वालिटी के कारण। तो उसकी जो रिवोल्यूशन है उससे अपन थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी भी उसमें पा लेते हैं। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो ओवरलैपिंग होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब जैसे अरिस्टोटल और प्लेटो, ये दोनों इतने महत्वपूर्ण थिंकर्स हैं कि इनका एक एक मतलब थ्योरी या एक एक इनका मतलब ऐसा कुछ अपन वो नहीं कर सकते हैं कि नहीं इसमें ये महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें अपन को पूरा देखना पड़ेगा। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। हाँ, उसमें कहा भी जाता है कि जो इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स है वो इट इज़ नथिंग बट फुट नोट टू द वर्क्स ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल। फुट नोट्स वो होता है जब हम लोग जैसे मान लो कोई किताब लिखते हैं, है ना, जो पन्ने के नीचे कोई चीज़ों का संदर्भ लिखा रहता है, संदर्भ लिखा रहता है कि इस शब्द का मतलब ये है। नीचे नहीं आपने देखा होगा, जब इंग्लिश की किताब पढ़ते थे तो उसमें लिखा रहता था कि इस चीज़ का मतलब ये है। तो सोच लो कि इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट केवल वो फुट नोट है, यानी वो केवल संदर्भ है जो प्लेटो और अरिस्टोटल बता गए हैं। तो कितना महान इनका मतलब काम रहा होगा, वहीं से तो पूरी ये पॉलिटिकल फिलॉसफी स्टार्ट होती है। तो यही बात है। अब अगर कोई और हो, जैसे मान लो 3 लोग हैं आप लोग, तो इसमें कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो अन्य लोगों के पास, तो वो भी पूछ सकते हैं। इसमें निधि हैं, एक स्पोर्ट्स करके जुड़े हुए हैं, कोई आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो अरिस्टोटल के बारे में या कुछ जानते हो उनके बारे में तो शेयर कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ निधि बोलो। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, दोनों चीज एक ही है या दोनों डिफरेंस है? थोड़ी सेम है, वो राजनीतिक विज्ञान का जनक है और प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी है। वो पहली बार तो दोनों चीजों को सेम एक ही लेवल पे रखा जा सकता है? हाँ, रखा जा सकता है। इसमें कोई वो नहीं है। बेसिकली जो अरिस्टोटल है या कि अरस्तु है, सबसे पहले इसने क्या किया था कि जो दर्शन शास्त्र है, मैंने बताया भी था इसमें कि दर्शन शास्त्र को इसमें या कि जो पहले जो पॉलिटी हुआ करती थी उसको एज ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी पढ़ाया जाता था। जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं ना, पूरा हमारे जो सी नेट का सिलेबस है, तो उसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक चैप्टर है, एक है ना, ऐसे ही जब फिलॉसफी हम लोग पढ़ते थे पहले, जब अरिस्टोटल और प्लेटो के ज़माने में, तो जब फिलॉसफी पढ़ते थे तो पॉलिटिकल साइंस एक उसका ब्रांच हुआ करती थी, एक यूनिट हुआ करती थी। तो इसने उसको वहाँ से उभारा और एक एज आ स्वतंत्र विषय या कि एज आ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में उसको मान्यता दिलवाई, या कि ऐसी चीज़ें लाया उसमें कि वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना। तो इसलिए इसे पहला प्राथमिक राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। और पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है, और इसीलिए अब ये पहला राजनीतिक जनक भी हो गया। तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं कुल मिला के।
और सर मतलब इसकी टोटल मतलब डिफरेंट जो मतलब व्यूज है, मतलब जैसे सर कुछ समानताएं तो सर मतलब ज्यादा लगती हैं प्लेटो से इसके लिए, क्योंकि सर स्टेट की वो भी बात करता है, स्टेट की ये भी बात करता है, लेकिन मतलब कहीं सर ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे पूरा पूरा अरस्तु प्लेटो से मतलब डिफरेंशिएट हो जाता हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, जो प्लेटो में था वो इसमें नहीं है। अब देखो, जैसे अगर प्लेटो और अरिस्टोटल को देखा जाए तो स्टेट को ये भी स्वाभाविक मानता है, वो भी स्वाभाविक नेचुरल इंस्टीट्यूशन मानता है, और राज्य व्यक्ति से पहले है, दोनों ऐसा मानते हैं। लेकिन जो क्लियर कट डिफरेंस आता है वही आता है कि जो प्लेटो है ये पूर्णतः आइडियलिस्ट थिंकर है, ये आइडिया को महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन जो अरिस्टोटल ही प्रैक्टिकल थिंकर है, ये इम्प्लीमेंट करता है चीज़ों को। इम्प्लीमेंट तो ठीक है, ये जैसे प्लेटो से आइडिया लेता है तो ये कहता है कि आइडिया महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन मैटर भी महत्वपूर्ण है उसके साथ साथ। अगर कोई चीज़, अगर आप किसी चीज़, इसे मान लो कोई प्रकार का हेलो सर। हाँ बोलिए सर। जैसे वो अरस्तु की रचनाएं हो गई, दर्शन जैसे राजनीतिक, काव्य, आचार शास्त्र, शरीर, वो दवाइयाँ, ज्योतिष, तो आदि मतलब आदि जितनी में सबकी वो संख्या 400 तक बताई जाती है, तो इनको कृत्रिम क्यों बताया जाता है, प्राकृतिक क्यों नहीं? क्या नहीं बताया जाता? मतलब कृत्रिम नहीं बल्कि प्राकृतिक बताई जाती। सर कैसे? मेडिसिन तो कृत्रिम में आ सकती है ना? समझ नहीं पा रहा मैं आपके क्वेश्चन को। कृत्रिम ऐसा मतलब प्राकृतिक? अच्छा, प्राकृतिक पुस्तकें क्यों प्राकृतिक और कृत्रिम बताया, ऐसा कुछ है क्या? सर जैसे मेडिसिन हो गई, तो मेडिसिन तो कृत्रिम में आ सकती है, प्राकृतिक नहीं हो सकती ना? क्यों नहीं हो सकती? जो मेडिसिन हैं तो नेचुरल ही होती हैं और आर्टिफिशियल भी होती हैं। तो उस समय जो मेडिसिन थी तो उस समय तो ऐसा कुछ कृत्रिम का था नहीं, उसको प्रकृति से ही चीज़ें, जड़ी बूटियाँ बनाई जाती थी। बेसिकली उतना उलझना नहीं है अपन को। सुनो, उसमें उसके अन्य जो मेन उसकी जो 3-4 ही पुस्तकें हैं, उसी पे हर बार पेपर आता है और उसी पे खेला जाता है। एक पॉलिटिकल लेना आप, एक वो निकोमैकेनिक्स था, और 1-2 और पुस्तकें हैं उसकी, बस इसी पे खेलना है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन भी है शायद। हाँ, तो इसी पे खेलना है। बाकी बहुत ज़्यादा उसके मतलब उसके अन्य चीज़ों पे उसने क्या बोला है, बायोलॉजी के बारे में क्या बोला है, और उस पे अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसने उसका पॉलिटिकल विचार क्या है, राज्य के बारे में क्या बोलता है, क्रांति के बारे में क्या बोलता है, उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करना है कुल मिला के। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं अरिस्टोटल के बारे में। सर इसमें एक चीज और मतलब डाउट कर रही थी, जैसे जो मतलब सर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का ये मिश्रित वर्गीकरण करता है, तो मतलब सर मिश्रित मतलब वर्गीकरण कैसे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं मतलब मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, जैसे इनका इसका जो संविधानवाद है उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दीजिए कि ये बेसिकली मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। तो ये जो कहता मतलब ये कहता है, जब कानून बनेंगे तो कानून जो बुजुर्ग लोग होंगे या जो सम्मानित व्यक्ति होंगे या एक लोगों का समुदाय बनाएगा कानून। जैसे भारत में कानून कौन बनाता है? एक हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, संसद बनाती है, तो लोगों का समुदाय ही ना हुआ। तो जब कानून बनाए जाते हैं तो वो एक समुदाय बनाता है, अनुभववादी लोगों का, या कि जैसा भी हो, बुजुर्ग या कि अनुभववादी, तो एक समुदाय बनाएगा। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी कानूनों के, अब इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो अब यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगी, जो कि सामूहिक नहीं होगी, मतलब वो एकीकृत होगी, या कि उसमें वो सामूहिकता का गुण नहीं पाया जाएगा। तो भारत में भी जब संसद कानून बनाती है, फिर जब प्रशासन में कुछ ही लोग तो हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कुछ ही लोग हैं। हाँ, तो यही चीज़ है कि यही मिश्रित कॉन्स्टिट्यूशन है कि जब कानून बनेगा उस समय तो बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केवल एक कलेक्टर ही पूरी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, जो केंद्र से चीज़ें आती हैं, तो वही चीज़ है। ये मिश्रित कॉन्स्टिट्यूशन है कि कानून तो संसद बनाएगी या कि ब्रॉड लेवल पर बहुत सारे लोग बनाएंगे,
है ना, जितने मतलब हो सके। और जो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो एक ही व्यक्ति या कि का कुछ ही लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो यही है मिश्रित कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिकली फिर आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन को, और नागरिकता का तो सर जी, हाँ नागरिकता का इसमें छूट रहा था। पूरा कर दीजिए। नागरिकता का ये बेसिकली ये बोलता है कि वही लोग पहले तो ये मतलब 2-3 लोगों को ये बाहर ही कर देता है। पहला ये स्त्रियों को बाहर करता है, क्योंकि वो ये मानता है कि उनके पास दासों को हटा देता है, उनके पास टाइम नहीं रहता, लेजर टाइम नहीं रहता, फ्री टाइम नहीं रहता, वो अपने घर के काम में इतना बिजी रहती हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर ही नहीं सकती है, तो उनके पार्टिसिपेशन का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा, बच्चों के पास तर्क नहीं है, फिर बुजुर्गों के पास उतनी शारीरिक क्षमता नहीं है, उनके पास भी धीरे धीरे वो अक्षमताएँ आ जाती हैं, जिससे कि वो रोज़ जाके अब हम लोगों के जो ग्रैंडफादर हैं या बाबा लोग हैं, उनको तो हम रोज़ नहीं कह सकते हैं कि आप जाओ और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करो। तो वो और ये एक PWOs को यानी कि जो स्लेव हैं उनको भी इससे वंचित रखता है कि वो लोग, अब उनके पास रीजन ही नहीं है तो तर्क क्या करेंगे। और वो नागरिक, बच्चे भी शायद सर वंचित रखता है नागरिकता से। हाँ बच्चों के पास तर्क नहीं होता ना बेसिकली, अब तो उनको क्यों ही नागरिकता देगा। जी। और वो एक नागरिक की जो विशेषताएं भी बताता है कि नागरिक की विशेषताएं क्या होंगी। सबसे पहले तो वो शिक्षित होना चाहिए, उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, प्लस उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब हमने प्लेटो को पढ़ा था तो हमने कहा था कि प्लेटो जो 2 क्लासें हैं ऊपर की गार्जियन क्लासें हैं, उनका साम्यवाद बताता है कि इनको प्रॉपर्टी नहीं रखनी है। लेकिन यहाँ पर भी वो प्लेटो को क्रिटिसाइज करता है। जैसे तुमने पूछा ना कि कहाँ कहाँ ये डिफ़र करते हैं, तो यहाँ भी ये डिफ़र करता है प्लेटो से कि जो प्रॉपर्टी है वो एक मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास या जो परोपकारिता की भावना पैदा करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने गांव के बच्चों को पढ़ाऊं या अस्पताल खोलूं, तो कैसे खोलोगे अगर आप फकीर हो तो? जब आपके पास पैसा होगा तभी ना लोगों की भलाई कर पाओगे। सही बात है। तो वो प्रॉपर्टी को कहता है कि प्रॉपर्टी से, और जब प्रॉपर्टी हमारे पास होती है तो हम अपने आप को एक है ना, हमारे अंदर एक डिग्निटी टाइप की पैदा होती है, हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है कि मतलब हम भी कुछ हैं, मतलब एक सेल्फ ऑनिंग की मतलब फीलिंग आती है। तो प्रॉपर्टी को वो अच्छा मानता है प्लेटो के बनस्पत कि प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिनाई प्रॉपर्टी को नहीं करता है ना। नहीं, मतलब ये टोटल प्रॉपर्टी का समर्थन करता है। डिनाई बिल्कुल, मतलब डिनाई तो करता ही नहीं है उसको। प्लेटो को क्रिटिसाइज करता है कि तुम ये क्यों कह रहे हो कि प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इससे हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, इससे हम परोपकारी भावना आती है। और उसमें प्रॉपर्टी को वो बेसिकली 3 भागों में वो भी करता है कि प्रॉपर्टी का, जैसे मान लो क्षमता योग्यता आधारित कहता है सर कि जिसको जो जितना पढ़ा लिखा वो उतनी संपत्ति रखेगा। ये तो सर सही है ना, मतलब क्षमता आधारित प्रॉपर्टी का वो कहता है, योग्यता आधारित सिद्धांत लगाता है। हाँ, तो मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी का समर्थन ही करता है। और 3 प्रकार की वो प्रॉपर्टियाँ बताता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पर कॉमन यूज हो उसका, और मतलब कॉमन ऑनरशिप हो और उसका यूज कोई एक व्यक्ति करे, तो इसको वो सही नहीं मानता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ का कॉमन ऑनरशिप है, फॉर एग्जांपल गोचर की जो भूमि होती हैं, जो कॉमन्स की चीज़ें होती हैं, तो अगर उसका कोई इंडिविजुअल यूज करे तो वो सही नहीं है। तो वो जो बेसिकली मानता है वो यही मानता है कि जो चीज़ें तो बेसिकली मतलब इसमें यही है कि कॉमन रहें, लेकिन उसका मतलब ऑनरशिप तो सबके पास रहे, ऐसा कुछ वो बोलता है। खैर अभी तो उसमें थोड़ा सा मेरे को बबल हो रहा है। मतलब वो मतलब प्रॉपर्टी में 3 लेयर भी बताता है कि प्रॉपर्टी को कैसे बांटा जा सकता है। तो यही है इसमें थोड़ा सा। ये तो सर मतलब प्रॉपर इसकी थीम थी प्रॉपर्टी वाले कॉन्सेप्ट की कि मतलब योग्यता बेस्ड तो मतलब सर होगी। अब जैसे मतलब योग्यता आधारित तो मतलब सर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्षमता आधारित प्रॉपर्टी, और जो जितना विद्वान होगा वो उतनी संपत्ति भी रख सकता है सर। इतना तो मतलब कन्फ्यूजन था इसकी थ्योरी में। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये भी नहीं बोलता है कि आपको मतलब अनलिमिटेड आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे फिर जो अच्छा 2 वर्ग बन जाएंगे, अमीरी और गरीबी में जो इनक्वालिटी पैदा हो जाएगी, जो रिवोल्यूशन का कारण बनेगी। तो वो उसको भी यही मतलब मानता है कि आप रखो प्रॉपर्टी, ठीक है रखो, लेकिन एक लिमिट तक रखो, और लोगों का आप भलाई भी करो, इन द सेंस कि आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी करो, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं उसका वो भी फ़ायदा उठा लें। इसमें ये 1 मिनट रुकना, प्रॉपर्टी के बारे में ये कुछ बोला है इसमें कि प्रॉपर्टी को इसने 3 उसमें मतलब कैटेगराइज भी किया था। हाँ, संपत्ति के लिए
बेसिकली संपत्ति के 4 प्रकार बताता है। एक तो व्यक्तिगत अधिकार हो और उसका व्यक्तिगत उपयोग हो, तो वो इसको ये सबसे खतरनाक मानता है। ये उदारवादी चीज़ें होती हैं कि आप व्यक्तिगत अधिकार हो आपके प्रॉपर्टी पर, उसका व्यक्तिगत यूज करो, आप समाज को कुछ ना दो। तो इससे तो क्या होगा कि धीरे धीरे अमीर है और अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा। तो ये सबसे खतरनाक है। फिर दूसरा वो बताता है कि सार्वजनिक अधिकार हो, वही जो कॉमन्स की चीज़ें हैं कि हो सबकी, लेकिन उपयोग और उसका सार्वजनिक उपयोग हो, सार्वजनिक अधिकार हो और सार्वजनिक उपयोग हो। तो वो भी संभव नहीं है कि अगर जैसे मान लो कोई चीज़ सार्वजनिक में है और उसका लोग फिर सार्वजनिक उपयोग करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी फिर वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि लोग यूज़ तो करेंगे लेकिन उसका केयर नहीं करेंगे। लोग जो कॉमन्स की चीज़ें होती हैं तो उसकी केयर कोई नहीं करता, लेकिन यूज़ सब करना चाहते हैं। फिर एक ये कहता है कि उस पर सार्वजनिक अधिकार हो और उसका व्यक्तिगत उपयोग हो। तो यहाँ पर ये समाजवाद के समतुल्य हो जाएगा कि चीज़ें तो कॉमन ऑनरशिप में रहें, लेकिन उपयोग व्यक्तिगत उपयोग का उपयोग किया जाए। और थर्ड जो इसमें कॉन्सेप्ट देता है कि व्यक्तिगत अधिकार हो, आपकी प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार हो, लेकिन सार्वजनिक प्रयोग हो। तो सार्वजनिक प्रयोग ये नहीं कि सभी आपकी संपत्ति का उपयोग करें, ऐसा नहीं है। सार्वजनिक प्रयोग ये हो कि आप अपनी प्रॉपर्टी से थोड़ा बहुत हिस्सा जन कल्याण के लिए भी दे दो, जिससे कि जो इनइक्वालिटी है आगे चल के डेवलप ना हो। ये बात है। हाँ, और ये क्षमता और योग्यता का समर्थन तो करता ही है कि आप अपनी क्षमता और योग्यता से कितनी भी सारी है ना प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हो। ठीक है। ये मतलब ये क्षमता ही वाला ना सर? हाँ, क्षमता और योग्यता। मतलब याद आ रहा। हाँ, जो जितना योग्य होगा, क्षमतावान होगा, उसका पद सम्मान व धन उतना ही ज़्यादा होगा। और यही जो आगे चल के सिद्धांत है, ये जो लिबरल थिंकर्स हैं, क्लासिकल और जो नियो लिबरल्स हैं, इसी चीज़ का समर्थन करते हैं। हमने जो अभी लॉजिक को पढ़ाया उसमें इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस को बताया था। तो यही बोलता है कि जो व्यक्ति अपने श्रम लगा के कितना भी संपत्ति अर्जित कर सकता है, लेकिन एक केवल शर्त वो कहता है, लॉक की तरह वो भी एक शर्त बताता है कि इससे दूसरों का अहित ना हो। मतलब आप ऐसा, जैसे मान लो कोई कुआं है तो आप उस कुएं को आप ओन करना स्टार्ट कर दो। मतलब कोई ऐसा वीरान जगह है जहाँ पर केवल एक कुआं है और आप उसे को ओन करना स्टार्ट कर दो, तो वो फिर वाजिब नहीं है, क्योंकि उससे फिर दूसरों की स्थिति पहले से ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कोरोना का टीका है, कोई दवाई है, महंगी है, तो उसको आप बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि उससे दूसरों की स्थिति कमज़ोर नहीं होती है पहले से। लोग अपने आप में भले ही 1 लाख का है, लेकिन जिसे जीवन प्यारा होगा तो वो तो उसका उपयोग करेगा ही। तो ये बात है। तो इसमें बेसिकली डिस्कशन सभी हो गया है। कुछ और अगर इसमें कुछ हो तो बता दो आप। वही तो सर, मतलब अब कुछ लग ही नहीं रहा कि जैसे इसके डायमेंशन बाकी होंगे। संविधानवाद हमने सब देख लिया, जैसे नागरिकता हो गई, संपत्ति हो गई, दास प्रथा हो गई, विधि का शासन हो गया, और यही है, यही हमने सोचा है। सर थोड़ा जस्टिस इसका बता दीजिए। जस्टिस के बारे में ये बेसिकली 2-3 प्रकार की जस्टिस की बात करता है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है और एक करेक्शनल जस्टिस की बात करता है। अच्छा, हाँ सर, है ना? तो इसमें जैसे अभी हो तो गया था सर। हाँ, मतलब मैंने इसमें गोल्डन मीन इसी में आ जाता ना सर? गोल्डन मीन, मध्यम मार्ग। नहीं, गोल्डन मीन तो अलग चीज़ है। पर ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट देता है और करेक्टिव जस्टिस की बात करता है, यानी परिशोधात्मक जस्टिस। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसमें धन संपदा या कि वैसी चीज़ों का बंटवारा करेगा ये। और जो करेक्टिव जस्टिस है उसमें ये बात करता है कि फॉर एग्जांपल इसको प्रतिशोधात्मक न्याय भी कहा जा सकता है। कि जैसे मान लो अगर किसी ने आपका हाथ काट दिया, तो अब ये अरिस्टोटल क्या करेगा कि ये भी ऐसी दंड की व्यवस्था करेगा कि आपका भी हाथ कटे। तो ये उस प्रकार के न्याय की बात करता है। तो इसमें यही है कि पद, सम्मान, धन और संपदा का वितरण होगा। और जो ये परिशोधात्मक न्याय होगा ये लेन देन व विनिमय व अपराधों के दंड के लिए होगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है इसे, अब जैसे धन है, संपदा है या सम्मान है, पद है, इन चीज़ों का बंटवारा कौन करती है? सरकार करती है या विधायिका करती है। लेकिन अगर जैसे ये जो दंडात्मक न्याय है या किसी के साथ जस्टिस करना हुआ, कि अगर किसी ने किसी का हाथ काटा या किसी का मर्डर किया, तो ये काम कौन करता है? ये न्यायालय करती है। तो यही है, मतलब बेसिकली ये 2 प्रकार का न्याय की बात करता है। और इसमें ये भी याद रखना कि ये स्टेटस कोइस्ट थिंकर है, कंजर्वेटिव थिंकर है।
तो ये बहुत ज़्यादा चेंज जोन को प्रेफर नहीं करता है। अच्छा। इसीलिए थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन भी देता है। अच्छा, मतलब सर कैसा, थोड़ा मतलब हिंदी में मतलब सर थोड़ा इसका और आसानी से बता ये दीजिए। कंजर्वेटिव थिंकर है इन द सेंस कि ये चेंज को प्रेफर नहीं करेगा। ये सब रिवोल्यूशन की हम थ्योरी पढ़े था ना, कोई भी छोटा या बड़ा चेंज हो वो रिवोल्यूशन दे सकता है। तो ये स्टेटस को यानी यथास्थितिवाद मेंटेन करना चाहता है कि अगर राजतंत्र है तो राजतंत्र बना रहे, बहुत ज़्यादा ऐसी खलबली ना हो कि आप उसको उखाड़ फेंक के दूसरा संविधान ला लें, फ्रांसीसी क्रांति टाइप की चीज़ें ना हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर कहता है कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए समाज में। तो ये सब चीज़ें ये बातें करता है। कुल मिला के ये यथास्थितिवाद को मेंटेन रखना चाहता है। समाज में जो जैसा चल रहा है तो चलता रहे, बहुत ज़्यादा हेर फेर ना हो, क्रांतियाँ बेसिकली ना हो। ये संदर्भ है इसका। बाकी तो सर लगभग क्लियर ही है। मतलब और क्वेश्चन की इससे अप्रोच कैसे निकलेगी, मतलब क्वेश्चन कैसे मतलब बनेगा कि मोस्टली अरस्तु से मतलब किस बेल्ट में सर क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा क्वेश्चन फॉर्म एक बार बता दीजिए। अरिस्टोटल में एक स्लेवरी से क्वेश्चन पूछता है हर साल वो, उसको थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रेम है यूजीसी नेट का, तो वहाँ थोड़ा सा उसको अच्छे से थोड़ा सा उसको कर लेना। फिर जो इसका क्लासिफिकेशन है पॉलिटी के बारे में, उसका भी क्वेश्चन उससे भी आते हैं। फिर एज अ थिंकर ये क्या है, आइडियलिस्ट है कि प्रैक्टिकल है, उस पर भी क्वेश्चन आता है। मेथोडोलॉजी क्या है इसकी, इंडक्टिव है कि डिडक्टिव है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। बुक्स कौन कौन सी हैं इसकी, और अब तो यूजीसी बुक्स के अंदर भी जाने लगा है कि जैसे पॉलिटी के किस अध्याय में इसने चीज़ों को दिया है ना, तो बुक्स को भी थोड़ा सा इसमें देख लेना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और तो अगर एज अ थिंकर ब्रॉड चीज़ें पता हैं किसी भी थिंकर की, तो फिर वो हो जाता है, मतलब वो तो लग जाता है। बुक्स तो रटने का है, बुक्स तो रट के ही आदमी पूरा करता है। वो तो सर फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें। आजकल तो सर बहुत मतलब जल्दी समेट गया, मतलब उसको नहीं समेट जल्दी नहीं गया, पूरा 1 घंटा हो गया आज तो हो गया वही है मतलब सर थोड़ा मतलब आज कम लोग जुड़े हैं ये सर। लेकिन प्लेटो से ज्यादा इजी था जो हमें सर जो एनालिसिस लगता है, ये हम प्लेटो से इसको ज्यादा इजी मानते हैं। मतलब ये क्योंकि प्रैक्टिकल भी है तो चीजें ज्यादा आसानी से मतलब खुल के डिफाइन हो जाती है। और